बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दुर्वा क्लास 8 की एनसीईआरटी पुस्तक पाठ 3। तीसरा पाठ है ये बच्चों, चिट्ठियों में यूरोप। हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और यह एक पत्र पर आधारित पाठ है। इसके बारे में हम लोग, यह जो पाठ है चिट्ठियों में यूरोप, देखिए यूरोप की एक चिट्ठी रखी हुई। चिट्ठी का मतलब होता है बच्चों पत्र। पत्र यानी जो कि हमारे रिलेटिव, जो हमारे बहुत प्रिय लोग होते हैं, जो हमसे दूर होते थे, तो पहले चिट्ठी चलती थी। अभी फ़ोन चलता है, व्हाट्सएप का ज़माना है, आप फ़ोन से किसी को कुछ भी भेज देते हैं, लेकिन पहले चिट्ठियों का प्रयोग होता था और बड़ी लंबी लंबी चिट्ठी लिखते थे और 8 दिन 10 दिन में, कभी 2 4 5 दिन से ज़्यादा ही लगते थे समय चिट्ठी पहुंचने में, और लोग एक दूसरे की सूचना के आदान प्रदान का इंतजार करते थे। चिट्ठियों में यूरोप पाठ को बच्चों पढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है 22 मार्च 22 मार्च 89 यूगोस्लाविया नेवी साद। ये चिट्ठी है वहाँ की। यूरोप चिट्ठियों में यूरोप कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई है। लेखक के यूरोप यात्रा के अनुभव को दर्शाती है। जो लेखक है उनके यूरोप यात्रा के बारे में एक कहानी है, और यह पत्र लेखक के परिवार को संबोधित है। यानी पत्र जो लिखते थे पहले लोग, वो अपने परिवार, अपने प्रियजनों को लिखते थे। तो यह पत्र जो है अपने परिवार, लेखक के परिवार को संबोधित है। और इसमें लेखक ने यूरोप के विभिन्न शहरों, संस्कृति, रीति रिवाज और लोगों के बारे में अपने विचार बताने का प्रयास किया है। इस पाठ का थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं बच्चों की। लेखक की यूरोप यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को पत्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। पत्र में वह यूरोप के विभिन्न शहरों जैसे बर्लिन, ब्रुसेल्स, बार्सिलोना आदि का वर्णन करता है। वह यूरोपीय लोगों की जीवन शैली, संस्कृति, रीति रिवाजों और रहन सहन के बारे में बताते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और आप लोगों का समय अब शुरू हो रहा है। पेंसिल निकाल लीजिए जहाँ भी आपको कठिन लगेगा। और कठिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तो आप मेरे साथ पढ़ना सीखते हैं बच्चों, दूसरी बात है पढ़ते पढ़ते आप लोग मेरे साथ साथ उन सारे प्रश्नों के उत्तर समझ जाते हैं, जिसके लिए आप कई वीडियो यूट्यूब के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते तो आपका समय उसमें लगता, वो सारा समय मेरे साथ आपको पढ़ने में, सीखने में बच जाता है। चलिए बच्चों, इसको पढ़ती हूँ। प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। लेखक ने यह पत्र लिखा है। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। किसको पहुँचे? लेखक को पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है, सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है, एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदनी जैसे होते हैं। लेखक वहाँ गए हैं बच्चों, तो पत्र के माध्यम से अपने परिवार को अपना संदेश देते हैं। यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ पेड़ पौधे कैसे हैं, यहाँ का वातावरण कैसा है, कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, वो एक एक चीज़ को पत्र के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, और कहीं भी कोई प्रश्न आएगा तो बच्चों उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है, सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़। देखिए, बसंत के मौसम कहने से ही आपको पता चल जाएगा, नंगे यानी पतझड़ का मौसम आ गया है। ऐसा तो है नहीं कि पेड़ कपड़े पहनते हैं। पतझड़ के मौसम में लेखक कहते हैं कि सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ जो हरा है, एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदनी जैसे होते हैं, कुछ लाल कुछ पीले, खुशबू नहीं होती। आज इतवार है। लेखक जब पत्र लिख रहे हैं तो कौन सा दिन है बच्चों? इतवार। 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। क्या लिखने? पत्र। किसको? अपनी फैमिली मेंबर्स को चिट्ठी लिख रहे हैं लेखक। चिट्ठी यानी पत्र, लेटर। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में
रोज वैसा बड़े कप में रोज सूप होता है। सूप आप पीते हैं, आपको पता होगा सूप कैसा होता है, सभी सब्जियों का जूस होता है। तो रोज सूप होता है, उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है। वहाँ की यूरोप की बीन कैसी होती है? लंबी और पतली सेम के जैसी होती है, बरबटी जैसी। बरबटी यानी जिसको बहुत सारे लोग बोड़ो भी बोलते हैं, बोदी भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी सब्जियां जिसको अलग अलग नाम, जहाँ भी आप जाएंगे हर सब्जी का अलग नाम होता है बच्चों। फिर आइसक्रीम बीन्स के ही कैटेगरी की एक सब्जी होती है जिसको बरबटी बोल रहे हैं। और यहाँ 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। खाते खाते उकताहट हो रही है। उकताहट यानी बेचैनी होने लगती है। खाते खाते मन भर जाता है, ऐसा लगता है सिर्फ खा ही रहा हूँ, तो उकताहट होने लग रही यानी बेचैनी। कभी कभी चावल होता है स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। एक दिन खरे सिक चिल्ल जैसी एक मिठाई आई। कौन सी मिठाई? एक दिन खरे सिके चिल्ले, देखिए खरे सिके, एक दिन खरे सिके चिल्ले जैसी एक मिठाई आई। उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था। सेवइयाँ पानी में उबली सूप में रहती हैं, और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर, मार्मलेड, जेली और या शहद 30 ग्राम का छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में, यानी प्लास्टिक की डिब्बी में पैक करके दे दिया जाता है। और मार्मलेड रहता है, ब्रेड बटर रहता है, और छोटी छोटी डिब्बियों में जेली रहती है। शहर के बीच दूना शहर के बीच दूना नदी बहती। कौन सी नदी बहती है? देखिए यहाँ पर देखिए शहर के बीच में दूना नदी बहती है। अब आपसे पूछा जाएगा यूरोप के कहाँ दूना नदी कहाँ बहती है? तो यूरोप में या यूरोप के कई देशों में बहती है। जो ये दूना नदी है यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेविसाद, इसको क्या कहते हैं? नेविसाद। शहर भी मिल जाएगा जहाँ पर ये नदी है। नेविशाद शहर जहाँ लेखक रहते हैं वो मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के और एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो, यानी लेखक अपने घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं भाई आप बाहर घूमने के लिए आए हैं तो आप इतनी सारी चीज़ें मत खरीदो, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत महंगी हैं। रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है, और बच्चों को देखकर बच्चों की भी याद आती है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री, देखिए एक ही शब्द 2 बार आया बच्चों, उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं। इस देश के भी और हंगरी के भी, यानी यूरोप में हंगरी के भी जहाज चलते हैं और यूरोप के भी जहाज चलते हैं। कल हमने देखा यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। कहाँ पे? यूरोप में फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से लेकर 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। लेखक ऐसे लगता है जैसे कोई आमने सामने देख रहा हो, इतनी अच्छी से बात को बता रहे हैं। पत्र जब लिखते थे बच्चों पहले, तो सभी ऐसे ही लिखते थे, अपने दिल का एक एक हाल पत्र में लिख डालते थे, और पत्र पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो उनसे कितना दूर है। ऐसा लगेगा घर के सारे मेंबर भी यूरोप में ही बैठे हुए हैं, इतना अच्छा वर्णन करेंगे। तो 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। एक आध रोज देखेंगे। बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। अब तो देखिए आम बात है, उस समय जब लेखक गए होंगे तो 20 मंजिल बहुत बड़ी बात थी। यहाँ इस शहर में हजारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं, जो भारतीय हैं वहाँ बस गए हैं, उनके बच्चे जो हैं वह यूरोपीय जैसे ही लगते हैं। यहीं की वेशभूषा, भाषा, यानी जो जहाँ रहता है बच्चों वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की भाषा को अपना ही लेता है। तो लेखक कहते हैं वहीं यहीं की एक वेशभूषा और यहीं की भाषा। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन। स्केटिंग आपने देखा होगा कि पैरों में लगी रहती है, जूते के जैसी होती है, उसमें व्हील लगी होती है। तो उस स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है, दूसरे की लाल। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग दूर है।
पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है। आधा फरलांग यानी आधा किलोमीटर कह सकते हैं या बहुत और नज़दीक कह सकते हैं, इसलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, देखिए कौन कौन से देश हैं, कितने लोग हैं, ये सब याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पर अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश के, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है। दुभाषिया यानी ट्रांसलेटर, जो कि 2 भाषा बोलता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, आप जिस भाषा की चाहते हैं उसमें वो ट्रांसलेट कर देता है। टंक और प्रसाद ढक, इसका क्या नाम है? टंक प्रसाद ढकाल। हम लोग देखिए यहाँ पर जो लड़का है उसका नाम है टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। अपनी खिड़की से सफेद कपड़े पहने थी, नीचे से ऊपर तक, सर पर सफेद टोपी जैसी दिख रही थी। 50 एक लोग थे। आगे के हाल बात की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। तुम्हारा पापा। पिता ने अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए पत्र लिखा है। यह पत्र किसने लिखा बच्चों? सोमदत्त ने लिखा है। सोमदत्त यूरोप गए थे, उन्होंने वहां से ये पत्र लिखा है। चलिए अब शब्दार्थ को देखते हैं। हफ्ता यानी सप्ताह, हफ्ता का अर्थ होता है बच्चों सप्ताह। एक सप्ताह यानी 7 दिन। उकताहट यानी बेचैनी। दुभाषिया यानी 2 भाषाएं जानने वाला मध्यस्थ, जो उन भाषाओं को बोलने वाले 2 व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए, यानी ट्रांसलेटर, जो मतलब को समझा दे कि फला आदमी क्या बोल रहा है। अगला है बच्चों विद्या जैसा पेड़। अब बताइए विद्या जैसा पेड़ क्या होगा? पत्र लेखक का संकेत मोर पंखी की ओर है। किसकी ओर है? विद्या जैसा पेड़ यानी मोर पंखी, मोर पंख का। योगर्ट, योगर्ट क्या होता है बच्चों? योगर्ट दही जैसा खाने का एक पदार्थ होता है। बरबटी एक पतली लंबी फली यानी बीन्स की ही कैटेगरी की एक लंबी सी फली होती है, जो फ्रेंच बीन जिसको बोलते हैं। खरा सिका, खूब अच्छी तरह सिका हुआ करारा। खरा सिका यानी खरा मतलब खूब अच्छे से, और करारा सिका मतलब सेका हुआ, फ्राई किया हुआ, भुना, फ्राई नहीं भुना हुआ। चिल्ला, चिल्ला यानी खाने की चीज। 50 यानी लगभग 50 की संख्या। फरलांग यानी दूरी का एक माप। एरोग्राम यानी विदेश भेजे जाने वाली चिट्ठी। पत्र के आधार पर देखिए बच्चों, पत्र के आधार पर है। इस प्रश्न के आधार पर नीचे लिखे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। कौन कौन से प्रश्न हैं? प्रश्न क नंबर है, इस पत्र का लेखक किस शहर देश की यात्रा पर गया था? तो इस पत्र का लेखक आपको मैंने पहले ही बताया था। देखिए यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ बच्चों कहाँ पर गया था। ये देखिए पहली लाइन में इस पत्र का जो लेखक है वह कहाँ गया था? यूगोस्लाविया नेविशाद में गया था, यात्रा पर गया था। बहुत आसान उत्तर है। आपको प्रश्न से उठाना है कि इस पत्र का लेखक यूगोस्लाविया नेविशाद यात्रा पर गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? किस देश में? यूरोप में। उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं। अभी हमने बताया था कि यहाँ फुटबॉल खेलते हैं। टेबल टेनिस और स्केटिंग भी बहुत पसंद करते हैं। तो अब आप बच्चों फुटबॉल जहाँ भी देखिएगा अंडरलाइन कर लीजिएगा। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस और स्केटिंग। देखिए
स्केटिंग, ये चीज़ें जो है वो लोग बहुत खेलते हैं वहाँ के लोग। अगला है बच्चों ग नंबर, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। तो वहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें लेखक ने अपने परिवार को बताया। मैंने आपसे कहा था बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको काम आएगा। उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। तो उस देश में योगर्ट, योगर्ट तो लेखक ने बताया था, योगर्ट। एक दो नाम याद कर लीजिए बच्चों। सूप, सूप भी कहा था, एक योगर्ट है। और सफ़ेद सीम यानी आइसक्रीम भी कहा था। इसको मिटा देती हूँ बच्चों, यहाँ लिखती हूँ फिर से, आई स क्रीम। तो क्या क्या हो गया, योगर्ट हो गया, योगर्ट हो गया, सूप हो गया, आइसक्रीम हो गया, चावल हो गया, वहाँ चावल भी खाते हैं, चावल हो गया। और क्या हुआ बच्चों, स्ट्यू हो गया, एस टी, स्ट्यू, स्ट्यू हो गया। और क्या खाते हैं वहाँ पर, चिल्ले खाते हैं, चिल्ला। और क्या खाया था लेखक ने, चिल्ले खाया था और उबली सूप में ब्रेड बटर मार्मलेड खाया था। ये सारा कुछ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों बुक में से। आपको लिखना है कि उस देश के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, जैसे योगर्ट है, सूप है, सफ़ेद सेम, आइसक्रीम, चावल है, स्टू है, चिल्ला है, जैसी मिठाई जिसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा हुआ है। क्या किसमें गूदा भरा हुआ था, चिल्ले में। और सेवैयाँ उबली सूप में, ब्रेड बटर मार्मलेड। और अब अगला प्रश्न है बच्चों, घ नंबर, लेखक ने क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। क्योंकि किसी भी बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होता है बच्चों। माता पिता बहुत ही परिश्रम से बच्चों को पालते हैं, तब जाकर के बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। पिता बाहर हैं तो उनको पता है कि सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई है, तो इसीलिए पिता उनको बच्चों को पत्र के माध्यम से समझाते हैं कि जहाँ भी, जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम लोग अपनी माँ की बात मानना और माँ का ख्याल रखना। यह लेखक ने इसलिए लिखा क्योंकि वह शहर से बाहर थे और माँ अपने बच्चों के साथ अकेली थी। अगर बच्चे तंग करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी। तो आपको लिखना है अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ न हो। यह लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि लेखक यूरोप में रहते थे और उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी और बच्चे माँ के साथ रहते थे, तो इसीलिए लेखक ने लिखा कि माँ को अधिक तकलीफ ना हो, बच्चे अधिक परेशान ना करें। अगला है बच्चों पत्र से आगे, भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे कि सेवैयाँ, मिठाइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग तरीकों से बनाई और खाई जाती हैं, पता करो और बताओ। एक तो ये प्रश्न हो गया। और दूसरा और देखते हैं बच्चों यहाँ पर और क्या है। दूसरा है ख नंबर, दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। ये भी प्रश्न आया था, मैंने आपको बोला था कि इसको देख लीजिए। तो दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती हैं। कुछ ऐसी नदियों के नाम लिखो, यह भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्यों से होकर बहती हैं। अब यहाँ आपको नदी का नाम और राज्यों के नाम लिखना है। तो पहले बच्चों हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न आपका था कि भारतीय खाने में कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवैयाँ, मिठाइयाँ। यहाँ पर देखिए लास्ट में मिठाइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में भी ये चीज़ें अलग अलग ढंग तरीकों से बनाई और खाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि हम तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हर स्थान पर खाने की चीज़ों को अलग अलग तरह से बनाया जाता है। जैसे कई स्थान पर चावल को उबाल करके बिरयानी बनाते हैं, कोई पुलाव बनाता है, कोई वेज बिरयानी बनाता है, कोई कोई नॉन वेज बिरयानी बनाता है। बच्चों मीठे चावल बनाते हैं, हम खीर बनाते हैं चावल से। चावल का इडली बनता है, धुसका बनता है, झारखंड में भी धुसका बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, धुसका बनता है। और बहुत लोग तो छिलका रोटी बनाते हैं, पिट्ठा बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। उसका नमकीन बनाते हैं, मठरी बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, फलूदा बनाते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम चावल से बनाते हैं बच्चों। अलग अलग जैसा देश वैसा भोजन होता है, हर जगह की अलग अलग डिश होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में क्या है, ख नंबर में,
दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। सही बात है, अभी हमने इसमें पढ़ा भी था चैप्टर में। तो भारत में हमारी सबसे पवित्र नदी है गंगा, जो जिन्हें हम माँ भी कहते हैं। भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता है, तभी हम गाय को माता, भारत को माता ही कहते हैं बच्चों। तो भारत माता है, गंगा माता है, हमारी गाय माता है। तो अभी हम गंगा माता के बारे में आपको बताएंगे कि भारत में गंगा आरंभ में उत्तरांचल से होते हुए फिर अनेकों राज्यों में बहती हैं। बंगाल के कलकत्ता शहर के पास महासागर में जाकर के मिल जाती हैं। यमुना नदी दिल्ली, आप यमुना नदी को देखिए, दिल्ली में भी है, मथुरा में भी है, इलाहाबाद में तो आप संगम में आपको पता ही है कि वहाँ पर संगम में है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। कृष्णा नदी को भी देखिए, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है दक्षिण भारत में, और चेन्नई में यह जाकर के समाप्त हो जाती है। ऐसे ही नर्मदा नदी नासिक महाराष्ट्र में भी बहती हैं। तो चलिए बच्चों, आपको यहाँ पर बता देती हूँ, नदी का नाम बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गंगा। छोटा छोटा लिखने से नहीं हो पाता है बच्चों, जगह ज़्यादा हो जाता है। तो आप बताइए गंगा नदी कहाँ कहाँ से है। पहले तो उद्गम स्थल हरिद्वार है, हरिद्वार, हरिद्वार यानी उत्तराखंड, हरिद्वार पहला हो गया। अब इसी में गाजियाबाद में भी है गंगा नदी, एक एक लिख देती हूँ बच्चों, गाजियाबाद एक हो गया, एक राज्य का यानी उत्तर प्रदेश का। अब दूसरे राज्य के बारे में बता देती हूँ, यहीं पे मिटाती हूँ, ये गंगा के सामने ही आपको लिखना है राज्यों के नाम। अगला है, और भी है गंगा, उधर तो गंगा रहेगा लेकिन इधर गंगा का ही आपको बता देती हूँ कि एक पटना में भी गंगा नदी है, पटना बिहार की राजधानी है, और बंगाल में भी गंगा नदी है जो कि गंगा सागर में जाकर के महासागर में जाकर के मिल जाती हैं। तो ये कल बंगाल लिख देती हूँ यहाँ पे। तो आपके कितने राज्य हो गए बच्चों? एक हो गया, एक हो गया आपका हरिद्वार यानी उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश हो गया, गाजियाबाद, और बिहार हो गया, और बंगाल हो गया। यानी आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तो बनारस में भी गंगा नदी है, इलाहाबाद में भी गंगा नदी है, बहुत सारी जगह पे गंगा नदी है। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड हो गया आपका, और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और बंगाल हो गया। इतना तो सारा हो गया। अब चलिए अगली नदी के बारे में देखते हैं बच्चों, ये गंगा नदी का था। अब आपको मैं यमुना नदी के बारे में बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखती हूँ यमुना, यमुना दूसरा नंबर है, यमुना नदी है। अब यहाँ ये कहाँ कहाँ है, एक तो यमुना नदी दिल्ली में है, दिल्ली में, और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के उस स्थान पे है बच्चों, यहाँ पे हम संगम इलाहाबाद यानी प्रयागराज इलाहाबाद में। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मिटा देती हूँ। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर है, मिटा देती हूँ बच्चों। इसको अगला बता देती हूँ, यहाँ पर एक और है कि यहाँ पे 3 जगह है लिखने के लिए। तो नर्मदा नदी कहाँ पर है, इसको भी बता देती हूँ। नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी है महाराष्ट्र में। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। और भी अगर है तो आप लिख सकते हैं, कावेरी नदी दक्षिण भारत में है। और देखिए मौसम और ऋतुएं आ गया, तीसरा नंबर है। पत्र में लिखा गया मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। देखिए यहाँ पर मौसम अच्छा चल रहा है, बसंत चल रहा है, और अलग अलग भागों में अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग मौसम अपना प्रभाव, ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे प्रदेश में साल भर कैसा मौसम रहता है? तो हर बच्चे, जहाँ बच्चों आप लोग जहाँ भी रहते हैं उस प्रदेश के हिसाब से आप बता सकते हैं, क्योंकि हर प्रदेश कहीं बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। हमारे प्रदेश में साल भर 3 महीने में ऋतुएं बदलती रहती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और वसंत का। यानी वहाँ बसंत था लेकिन हमारे यहाँ हर 3 महीने में मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात और कभी वसंत ऋतु। यानी 3 महीने 4 ऋतुएं होती हैं। इन चारों ऋतुओं में
मौसम हमारे यहाँ 3-3 महीने चलता रहता है। कौन कौन सी? सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। अब खान पान देखते हैं बच्चों। अपने प्रदेश के कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम का नंबर है, नाम बताओ। तो आपके प्रदेश का कौन सा सबसे अच्छी चीज़ है खाने पीने का? तो मान लीजिए कहीं का होता है पाव भाजी होता है, कहीं का फाफड़ा होता है, कहीं का जलेबी होता है, जलेबी और रबड़ी होता है, कहीं का हर जगह का, कहीं का लिट्टी चोखा होता है, कहीं का धुसका होता है बच्चों। जहाँ आप जाएंगे हर जगह की अलग अलग वैरायटी है, खाने पीने की अलग अलग प्रसिद्ध भोजन है, खाद्य खाद्य पदार्थ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपने प्रदेश में दाल बाटी चूरमा और आपको जो अच्छा लगता है, या फिर हमारे यहाँ भी तो यहाँ धुसका खाते हैं, सब्जी से खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आपको अच्छा लगता है आप समझ जाइए, उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। आलू की कचौड़ी है, पकौड़ी है, समोसे हैं, ये सारी चीज़ें जिन्हें पसंद आती हैं वो इसको लिख सकते हैं। अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो। मान लीजिए आपको पसंद है धुसका या इडली, तो इडली को बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वो आप अपने घर में पता करके लिख सकते हैं। इकट्ठा करने का शौक, ये 5वां नंबर है बच्चों। इकट्ठा करने का शौक, क्या इकट्ठा करने का? बहुत लोगों को पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक होता है, टिकट इकट्ठे करने का शौक होता है, कोई फूलों को इकट्ठा करता है, कोई अलग अलग तरह के चित्रों को इकट्ठा करता है। तो चलिए इसको पढ़ती हूँ। इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। अब ये नंबर है 1 नंबर है इसका, कि यदि तुम्हें भी कोई चीज़ इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इकट्ठा करने का शौक भी होता है कि यदि आप कोई चीज़ शौक करते हैं तो उसके बारे में अपने साथियों को बता सकते हैं और ला करके इकट्ठी भी कर सकते हैं, सब मिल करके भी इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टिकट कलेक्ट करने का शौक है तो आप अपने साथियों को बताएंगे तो हो सकता है उनके पास कोई आपके काम का टिकट आ जाए तो वो आपको दे सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला दूसरा नंबर है, अपने या किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करते हैं और तुम इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। क्या है उन्हें कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक है, वे इन्हें कहाँ से इकट्ठा करते हैं, वे इन्हें कहाँ से इकट्ठा करते हैं। ग नंबर, उनके इस शौक की शुरुआत कैसे हुई, वे इकट्ठी की गई चीज़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं। और अंग नंबर है, इन चीज़ों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। किसी भी चीज़ को आप इकट्ठा तो कर लेते हैं लेकिन संभाल के उसको रखने में बहुत परेशानी होती है बच्चों। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको बता देती हूँ मैं कि मैंने किसी किसी को देखा है कि जो विदेश के छोटे छोटे पहले पुराने सिक्के चलते थे उनको इकट्ठा करके बच्चे रखते हैं। फिर ख नंबर है, वे इन्हें कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं। तो अब मान लीजिए कि किसी को सिक्के इकट्ठा करने का है तो उसको जहाँ से भी दिखेगा उसको लगेगा अरे ये तो मेरे काम का है और उठा के उसको रख लेगा, वो सड़क पर गिरा ही क्यों ना हो। ग नंबर है, उन्हें इस शौक की शुरुआत कैसे हुई। तो मान लीजिए कि किसी को लगता है कि ये मेरे काम का है, मुझे किसी किसी को बहुत शौक होता है बच्चों चित्र देख के, ये मैं रखूंगा, काट काट के वो चित्र को बनाते हैं, चिपकाते हैं, संभाल के उसको रखते रहते हैं और जहाँ भी उनको अच्छा लगता है उन सब चीज़ों को संभाल करके रखते हैं। वे इकट्ठी की गई चीज़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं, तो आप चिपका के रख सकते हैं। और अंगा नंबर है, इन चीज़ों को इकट्ठा करने रखने में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। किसी भी चीज़ को आप इकट्ठा तो कर लेते हैं लेकिन उसको संभालने में, संभाल के रखने में बहुत परेशानी होती है। अस्त व्यस्त सा सब कुछ दिखता है, बहुत अधिक सामान हो जाए तो। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, पेड़ पौधों के नाम। छठा नंबर है, पेड़ पौधों के नाम। इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है, पता लगाओ वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकालय या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है संकेत और नाम दिए हुए हैं। क नंबर है, जिसे नए साल पर लगाते सजाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रिसमस ट्री है तो इसको नए साल पर लगाते हैं। देवदार का वृक्ष है तो इसको यहाँ पर जिसे नए साल पर लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, देवदार, देवदार वृक्ष।
अगला है, इसको मिटा देती हूँ बच्चों, सफ़ेद कुमुदनी जैसा नीला बैगनी फूल। तो आपने देखा होगा कि आक का जो अकवन बहुत लोग बोलते हैं, आक का जो फूल होता है वो सफ़ेद भी होता है और नीला भी होता है। तो यहाँ पर देखिए आक का फूल, आक, आक फूल। अगला है बच्चों लाल और पीले फूल। लाल और पीले तो कोई भी फूल हो सकते हैं, लाल पीले गुलाब हो सकते हैं, कनेर हो सकते हैं, लाल पीले गुलाब, कनेर, और सूरजमुखी। ये देखिए एक लिख दिया था बच्चों, दो का नाम पूछ रहा था। ये देखिए सूरजमुखी यहाँ पे लिख दिया था इसका। अगला है बच्चों 7वां नंबर, मानचित्र में इस पत्र के अनेक देशों, शहरों, नदियों का जिक्र किया गया है। नीचे दिए गए मानचित्र में उन स्थानों के नाम भरो। तो ये स्थानों के नाम भरना है बच्चों इसमें। अगर आप लोग इसमें जगह जगह खोज करके नाम भरेंगे तो आपके दिमाग का विकास होगा और आपकी बुद्धि बढ़ेगी। अगला है बच्चों पत्रों का संकलन। पत्र अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातों, विचारों, दस्तावेज होता है, इसलिए महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन भी किया जाता है और समय समय पर उसमें लाभ भी उठाया जाता है। तुम्हें पता होगा कि भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भी चला था, जिसमें सरदार भगत सिंह भी शामिल थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनके द्वारा अपने मित्रों को लिखे गए एक पत्र को आगे दिया गया है, इसे पढ़ो। क्या पढ़ना है बच्चों? साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना मशरूत यानी सशर्त है। सशर्त यानी जो इन्होंने इसलिए लिखा है कि मैं शर्त के साथ जीऊंगा। मैं बंदी बनकर या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इंकलाब पार्टी का निशान बन चुका है और इंकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदान ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा, जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इंकलाब का निशान मद्दिम पड़ जाएगा या शायद मिट जाए। लेकिन मेरे ढीले राना रंग ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इंकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के बस की बात न रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी कचोटता है कि देश और इंसानियत के लिए मैं कुछ हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद उनको पूरा करने का मौका मिल जाता और मैं अपनी हसरतें पूरा कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचा रहने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा। अब मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इंतहा का इंतजार है, आरजू है कि यह और करीब हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें इस पत्र द्वारा आज़ादी से किसके बारे में और क्या जानकारी मिली। तो आपको पत्र के द्वारा भगत सिंह के बारे में पता चला और दूसरा है तुमने देखा कि पत्रों द्वारा तुम्हें देश विदेश की ही नहीं बल्कि किसी भी समय किसी भी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिल सकती है। तुम अपनी पसंद के विभिन्न समय, समाज और महत्वपूर्ण संदर्भों के से जुड़े कुछ पत्रों का एक संकलन तैयार करो तथा उस पर अपने साथियों के साथ बातचीत भी करो। तो चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है और इसको मैं समाप्त करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी, आप मेरे चैनल पर बच्चों अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो तुरंत पहुँच जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है
तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।